आपका स्टूडियो में स्वागत है। हम शुरू करते हैं सर। आपके लिए पहला सवाल सर। ओके, थैंक यू सर, आपकी पहली पोस्टिंग हमें पता है 1979 एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थी, तो इसके पीछे कुछ रोचक कहानी है, वो ज़रा आप सर बताएंगे? मैंने यहाँ से 1977 में जी। एमडी मेडिसिन करने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जी। सीनियर रेसिडेंसी नेफ्रोलॉजी में करने गया था। जी। और उस समय ये सोच के गया था कि मैं अब अपना कैरियर जो है मध्य प्रदेश के बाहर ही बनाऊंगा। कारण ये था कि मैंने देखा था कि स्टेट सर्विसेज में काफ़ी अड़चनें आती हैं। आगे बढ़ने के लिए बड़े इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है। तो मैं ये दृढ़ निश्चय करके गया था कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या पीजीआई चंडीगढ़ में ही काम प्राइम इंस्टीट्यूट में पहुंच गए थे? जी। 2 साल तक मैं वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा था। जी। बहुत मज़ा आ रहा था, आगे बढ़ने के भी बहुत अवसर दिख रहे थे। अचानक 79 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला गया और उस प्रेशर से मैं सकम कर गया। और मुझे ग्वालियर आप प्रेशर पर सकम करते नहीं हैं सर, जहाँ तक मुझे मालूम है। अब वो उम्र जो थी थोड़ा था, और मुझे एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट ग्वालियर में बुला लिया कि डायलिसिस यूनिट खोलना का बहुत ज़रूरी है। जी। आई वॉज द ओनली ट्रेन नेफ्रोलॉजिस्ट उस समय मध्य प्रदेश में था। तो फिर मैं सब तरफ से जब प्रेशर पड़ा तो मैंने अल्टीमेटली 14 अप्रैल 1979 को एम्स से रिजिग्नेशन दिया। डेट मुझे अभी तक याद है। और 5 मई को वहाँ से रिलीव्ड होकर 8 मई 1979 को मैंने ग्वालियर में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और वहाँ मध्य प्रदेश की पहली रीनल नेफ्रोलॉजी डायलिसिस गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने शुरू किया। सर, इन 1984 यू गॉट द 2 अपॉर्चुनिटीज़, एक पीजीआई में जाने की और दूसरी लीबिया में जाने की। तो आपके सर इसके बारे में कुछ बताएं, आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी चुनी? देखिए, इच्छा तो शुरू से थी कि सुपर स्पेशलिस्ट बनना है, आगे काम और पढ़ना है। तो मैं ग्वालियर आने के बाद भी मैं कोशिश करता रहा कि मैं फिर से बाहर चला जाऊं प्राइम इंस्टीट्यूट में। और 1984 में मेरा डीएम कार्डियोलॉजी में पीजीआई चंडीगढ़ में सिलेक्शन हो भी गया। मैंने फ़ीस भी जमा कर दी थी, अपना किताबें भी वहीं छोड़कर आ गया था। मगर डीएम कार्डियोलॉजी 84 में। मगर जब मैं ग्वालियर वापस आया तो मेरे घर में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर अल फतेह यूनिवर्सिटी त्रिपोली लीबिया में अपॉइंट किया गया है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेपुटेशन था। मेरे मन में बड़ा एक द्वंद्व हो गया था कि दुविधा थी, क्या करूं, इस तरफ जाऊं या उस तरफ। मगर कहीं ना कहीं ऐसा था कि नहीं, अच्छा यूनिवर्सिटी है, यहाँ के प्रोफेसर ओपी मिश्रा वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा वर्क है। तो फिर मैंने कहा कि डीएम को छोड़ते हैं और मैं त्रिपोली के लिए रवाना हूँ। सर, ये आपका त्रिपोली जाने का और लीबिया जाने का जो निर्णय था वो आपको जीवन में सफल रहा, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, उसका मुझे कोई रंज नहीं है कि मैंने डीएम कार्डियोलॉजी छोड़कर अल फतेह की जॉब को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि वहाँ जो मैंने वर्क कल्चर देखा और वहाँ जो लाइफ स्टाइल देखा, वहाँ का कुछ वर्क कल्चर लाइफ स्टाइल अपने से डिफरेंट है सर? टीचिंग स्टाइल और टीचिंग क्यूरिकुलम वगैरह कुछ फ़र्क है सर? जी हाँ, वो अल फतेह मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है वो उस ज़माने में, मैं 1984 की बात कर रहा हूँ, एम्स से भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। मैंने एम्स में काम किया, मैं उसी को बहुत अच्छा हॉस्पिटल समझता था। जब अल फतेह गया तो वो उससे भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। आउट पेशेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। सिर्फ स्पेशलिटी क्लिनिक्स होती थी। तो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेशेंट्स। ग्रैंड राउंड बहुत अच्छे होते थे, टीचिंग राउंड बहुत अच्छे थे। जो नर्सेज थी वो फिलिपिनो और केरलाइट नर्सेज थी, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती हैं, वहाँ थी। और वो वार्ड को इतना अच्छा रखती थी, इतना क्लीन। पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई उस ज़माने में वहाँ होता था, जो जर्मन के लोग 1984 में एमआरआई होता था। तो उस तरह से हम लोगों ने, मैंने देखा कि दैट वाज नॉट ए बैड डिसीजन, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करने मिला। मैंने करीब मोर देन 41 नेशनलिटीज़ के साथ काम किया, इंटरेक्शन किया, और उससे जो हॉरिजन है आपका वो बड़ा वाइड हो जाता है। तो उसको मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, बल्कि आज भी मैं
वहाँ की बड़ी यादों को, मीठी अच्छी यादों को याद करता कुछ आपको ऐसे अभी याद है लीबिया की जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं? हूँ। नहीं, इंसिडेंट्स तो कुछ नहीं, बस ये लगता है कि हाँ, जो हमने बाउंड्री बना रखी हैं देश की या धर्म की या भाषाओं की, वो सब बड़ी सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल। जब हम देखते हैं बीमारियों को या शिक्षा को, तो वो सब जगह एक सी है। जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यहाँ है वो वहाँ है, जो ब्रोंकियल अस्थमा इधर है वो उधर भी है। जी जी। तो पेशेंट, बीमारी जो है वो पेशेंट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करती, हम ना लोगों ने इसको डिफ्रेंस differentiate किया। करते। बिल्कुल सही। और ये मैं बिल्कुल इसलिए सही। कह सकता हूँ कि हम लोग एक हिंदू कम्युनिटी से गए थे एक मुस्लिम कंट्री एक में, मुस्लिम कंट्री, मगर बिल्कुल सही। इतनी अच्छी इज्जत, इतना अच्छा हमको बोथ एकेडमिक में और सोशल में भी। हम बाज़ार में जाते थे तो हिंदुस्तानी डॉक्टर, डॉक्टर हिंद करके डॉक्टर बड़ा हिंद। बड़ा इज्जत की मिलती थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि उससे जाके ये देखा कि ये जो छोटी छोटी बातों में धर्म, भाषा, प्रांत कुछ नहीं है। एक डॉक्टर के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, और सारे मरीज एक से। तो मुझे भी थोड़ा सा ये इंटरेस्ट है कि जो इंडियन डॉक्टर्स होते हैं उनका रेटिंग बड़ा अच्छा माना जाता है कि इंडियन डॉक्टर है तो बड़ा अच्छा होगा इंडियन डॉक्टर इन कंपैरिजन टू इवन यूरोपियन और अमेरिकन। ऐसा लगता था आपको सर? जी हाँ, हम लोग का ये है कि वी आर मोस्टली क्लिनिशियन। मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊं, एक दिन ग्रैंड राउंड चल रहा था, मैं जी। राउंड ले रहा था, जी। तो एक पेशेंट को मैंने एग्जामिन करके मैंने कह दिया कि इसका जुगुलर वीनस प्रेशर 11 सेंटीमीटर होगा। 11 सेंटीमीटर। तो वो मेरे साथ एक लीबियन कंसल्टेंट था, एमआरसीपी था, वो बोला इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट हाउ पॉसिबल। कैन यू से विदाउट मैनोमीटर। हाँ। हमने कहा हम लोग क्लिनिकली देख लेते हैं एंगल से। और फिर वो उसको कैथ लैब ले गए, वहाँ पे उन्होंने कैथेटर डाल के निकाला, एंड इट वाज एग्जैक्टली 11 सेंटीमीटर। उस दिन से उनकी और इंडियन कंसल्टेंट्स की और बढ़ गया कि दे आर द बेस्ट क्लिनिशियन। और हम लोग क्योंकि शुरू से क्लिनिकल ही पढ़ाया जाता है, यहाँ इतने इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं रहती, तो हमारा क्लिनिकल एक्यूमेंट अपने आप ज़्यादा अच्छा रहता है। सर मुझे जो ऐसा पता है कि आपको टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो कुछ ऐसे आपके किस्से हैं या कभी जो आपको दिल को छू गए हों और जिन किस्सों से कुछ आपने इंसिडेंट से कुछ अपने जीवन में सीखा हो, ऐसे कुछ किस्से हैं आप हमसे शेयर करना चाहते हैं सर? देखिए, मैं तो जब मॉडल हाई स्कूल में था, यहाँ जबलपुर में हायर सेकेंडरी कर रहा था, तभी से हम लोगों को टीचिंग के प्रति मेरे टीचिंग के प्रति एक लगाव हो गया था। मॉडल हाई स्कूल में एक बड़ी अच्छी प्रथा थी कि जो शुरू के 4-5 स्टूडेंट्स रहते हैं रैंकिंग में जी। वो बैक जो पीछे के स्टूडेंट रहते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास लिया कर, सब्जेक्ट टीचर पीछे बैठकर वो देखा करते थे कि कैसे पढ़ा रहे। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास लिया करता था और हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर पीछे बैठकर देखते थे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ बच्चों में। तो तब से एक टीचिंग का जो लाइकिंग या जुनून सा सवार हो गया, वो आगे तक चलता रहा। इसी टीचिंग से एक था कि एक बार लीबिया में भी मैं एज ए टीचर, मेरा काफ़ी लोगों बच्चे मुझे चाहते थे। एक बार बड़ी बारिश हो रही थी, मेरी कार ब्रेक डाउन हो गया, तो मैं आफ्टरनून का लेक्चर लेने यूनिवर्सिटी नहीं गया। तो दूसरे दिन मेरे एचओडी ने बुला के मुझसे कहा हाँ। कि वाई डिडंट यू गो टू टेक द लेक्चर। तो मैंने उनको बताया कि मेरा कार ब्रेक डाउन हो गया था। तो बोले नो देयर वर मोर देन 150 स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर योर लेक्चर एंड दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड दैट यू डिड नॉट कम। And I am sorry, next time I will see that I will be very punctual, but it was not filed. I have already halfway I have gone, but because of the car broke down, I could not. So then I realized that yes, the students they also like a good teacher. एक और मैं आपको इसमें उदाहरण बता सकता हूँ, आपने पूछा ही है। जब मैं ग्वालियर में था, नया नया लड़का ही था, 35 ईयर्स का, और अजय शंकर साहब प्रोफेसर थे वहाँ मेडिसिन के। जी हाँ, बहुत मेरे एक आदर्श टीचर में से एक हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे 3rd ईयर की लेक्चर लेने भेज दिया। नया लड़का सोच के लड़कों ने सोचा होगा कि अरे कोई नया आया है उधम मचाने के। मैंने हाइपोथायराइडिज्म पे लेक्चर लिया, पहला लेक्चर था। और शुरू में थोड़ा डिस्टर्बेंस किया, फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं खुद 10 मिनट बाद देखता हूँ कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कब 45 मिनट निकल गए बच्चों को भी पता नहीं लगा, आपको भी पता और नहीं। जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने अजय शंकर साहब से कहा कि साहब यही लेक्चरर साहब हमारे बाकी लेक्चर लेंगे। अजय शंकर साहब ने मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलिए अच्छा है, कम से कम मेरे को कुछ रिकॉग्निशन तो स्टूडेंट दे रहे हैं। जी, बड़ी खुशी। अब चूँकि सर आप एक बड़े अच्छे टीचर हैं, रहे हैं आप, तो आपके भी कुछ टीचर रहे होंगे जिन्होंने आपको मेडिसिन पढ़ाई, पूरी मेडिकल पढ़ाया होगा। तो कुछ आपके ऐसे आइडल टीचर हैं जिनको आप मानते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, कुछ इस तरह का है? कुछ बता सकते हैं?
3 टीचर्स के नाम मैं बिल्कुल ले सकता हूँ बिना जी, झिझक, जी। जिसमें सबसे पहले तो हमारे मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे डॉक्टर अच्छा। शिव प्रसाद निगम, जो अच्छा। कि प्रेसिडेंशियल अवार्डी थे, ओके। और उन्होंने केमिस्ट्री की किताब भी लिखी थी। उनसे अच्छा टीचर तो कोई है नहीं। अच्छा। एक अच्छा टीचर वो है जो ये नहीं कि बच्चों को अच्छा पढ़ाए, बल्कि बच्चों में क्या अच्छाई है उसको पता लगा ले। बिल्कुल सही कहा आपने। तो शिव प्रकाश निगम जी जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि हर बच्चा फर्स्ट आए या मेरिट में आए। जो संगीत अच्छा करता है उसको वो गायकी में प्रोत्साहन देते थे। बहुत अच्छा। जो मैच अच्छा खेलता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है, वो उसको कहते थे कि तुम जाओ फील्ड में अच्छा काम जी, करो। जी। तो इस तरह का मैंने देखा कि वो, और हर लड़के को वो पहचान जाते थे कि किस में क्या खूबी है, और उसी को वो आगे बढ़ाते थे। तो वो मेरे मोस्ट आइडियल टीचर थे। उसके बाद प्रोफेसर BN श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने भी उनके लेक्चर अटेंड किए हैं, कभी नहीं भूलेंगे। उनका हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में एक सा कमांड था, और वो अपने लेक्चर में तीनों लैंग्वेज के इतने अच्छे से समावेश करते थे कि वो एक लेक्चर ना होकर एक पोएट्री जैसा लगता था। BN श्रीवास्तव साहब के लेक्चर कभी नहीं भूले। मतलब आप उनके लेक्चर को एंजॉय करते थे? बिल्कुल एंजॉय करते थे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ। ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डियक फेलियर, जी। कुछ ऐसे लेक्चर थे जो BN श्रीवास्तव साहब से अच्छा मेरे ख्याल से कोई नहीं थे। ही वॉज योर ये बात वेरी आइडियल। सर, टीचिंग की बहुत बात हो गई, अपन ट्रैक थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा आपके हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है आपको ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगता है सर। देखिए, ट्रैवलिंग तो पसंद है, सारी दुनिया घूमने का बड़ा शुरू से ही रहा है, और मेरे ख्याल से शायद वो लीबिया जाने का जो मेरा डिसीजन था वो भी उसी के उसमें आपकी हॉबी भी हो गई और सबकॉन्शियस आपका- माइंड पे वो उसने किया कि हाँ। मैं DM छोड़कर लीबिया चला गया, और उससे मैंने काफ़ी सीखा भी और देखा भी वो। और शायद भगवान को भी ये मालूम था कि इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इसलिए एट द फैग एंड ऑफ माय कैरियर मुझे MCI का असेसर बनाकर उन्होंने जो हिंदुस्तान की बचा हुआ कोना था वो भी वो घुमा भी दिया। घुमा दिया। वो भी घुमा दिया। तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली अच्छी लगती है। खुद ड्राइव करके भी मैं लॉन्ग ड्राइव पर बहुत जाता हूँ, बिना किसी ड्राइवर के खुद कार चलाना मुझे बहुत पसंद है। तो सर, आपको क्रिकेट खेलना बड़ा अच्छा लगता है। यू वांट टू बी ऑलवेज बिहाइंड द विकेट, सबको आप नहीं, हाँ ठीक है। विकेट कीपर ऐसा है कि हमेशा चौकन्ना रहता जी। है, हर बॉल उसको देखनी पड़ती है किस तरफ से आ रही है। आप पेरीफेरी में खड़े हो जाइएगा तो कभी गेंद आएगी नहीं आएगी, इसलिए आई वांट टू ऑलवेज इन द मिडिल ऑफ द एक्शन। वो धोनी का ज़माना भी है ना सर? वो तो मैं जब था तब तो धोनी नहीं था, मगर अच्छा है, और मुझे अच्छा भी लगा कि एक बार मैं मैन ऑफ द मैच, विकेट कीपर बहुत कम मैन ऑफ द मैच होते ग्रेट हैं, ग्रेट। और IMA के ट्रिपर में मैन ऑफ द मैच भी मैच बना, भी थे। तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। मैं हर वही काम करता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगे, खुशी हो। म्यूजिक भी आपको अच्छा लगता है सर? किस तरह के गाने पसंद है आपको सर? देखिए, ये म्यूज़िक का तो शौक़ भी लीबिया की देन है। अच्छा। क्योंकि लीबिया में काफ़ी समय रहता था, अकेलापन भी रहे, तो उस समय सुनना शुरू किया तो मोस्टली सॉफ्ट म्यूज़िक और गीत गज़ल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गुलाम अली, मेहदी हसन का, और अपनी जगजीत सिंह, इनके तो काफ़ी मेरे पास पहले ज़माने के बहुत कैसेट्स थे। सर, हमें मालूम है कि यू आर अ ग्रेट MCI assessor and you are assessing for last 5 years and till now you have assessed I think 60 to 70 medical colleges. तो सर, हमें जहाँ तक असेसर का जो हवा रहता है कि वो जाता है और एटीट्यूड दिखाते हैं असेसर, तो हम जानना चाहते हैं सर आपसे, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप जब MCI असेसर होके जाते हैं तो आपका एटीट्यूड किस तरह का रहता है? देखिए, एक तो MCI असेसर कोई बनना नहीं चाहता। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि आप क्यों जाते हैं, अच्छा। तो मैंने देखा कि जब अब हमारे यहाँ भी जब यहाँ MCI के लोग आए तो उन्होंने कितनी बदतमीजी से बात की बहुत बदतमीजी, हमारे बहुत प्रोफेसर के साथ, बघेल साहब के साथ। एक बार वो बिल्कुल। बीमार थे, उनको घर से बुला लिया जी। एम्बुलेंस में। तो ये देख कर मुझे बड़ा क्रोध होता था कि ये किस तरह की बदतमीजी है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो जब मुझसे MCI ने एक बार पूछा तो मैंने कहा यस, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं को असेसमेंट करना, बल्कि ये असेसर की ये जो इनका बदतमीजी है उसको कैसे कम किया जाए। तो वो इसी तरह कम किया जा सकता है कि आप खुद असेसर बन के जाइए और लोगों से अच्छे से बिहेव करिए। और मुझे बड़ा संतोष मिला, क्योंकि मैं जहाँ भी एज एन असेसर गया तो मैं अपने आप को असेसर नहीं, एज एन एडवाइज़र जाता था। वहाँ उनसे कहता था कि एडवाइजर जाते थे। मैं उनसे कहता था कि आई एम नॉट एन असेसर और इंस्पेक्टर, आई हैव जस्ट कम टू गिव यू सम एडवाइस हाउ टू इम्प्रूव योर, व्हाट आर योर शॉर्ट कमिंग्स। और कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखता था, उनको साफ बता देता था कि आपके यहाँ ये कमियां हैं, इसको इस तरह से आप प्रेजेंट करिए तो ये दूर हो जाएंगी। मैंने बहुत जगह जाके लोगों के जो फैकल्टी डेफिशिएंसी थी उसको कम कराया।
तो वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता था, उनको जो एक एमसीआई का हुआ था वो ख़त्म हो रहा था। और मुझे सही में सेटिस्फेक्शन है कि मैंने बहुत से कॉलेजों में जाकर इस तरह से मेडिकल एजुकेशन के लिए है। आप अप्रोच यकीन रहा। नहीं मानेंगे, मैंने तो जाके ईएसआई हॉस्पिटल हैदराबाद में उनका फॉर्म ए बी खुद भरा, खुद आपने तो भरा फॉर्म? उनको आता ही नहीं था कि किस तरह भरना है, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरने हैं। एक दिन मैंने तो मेरे साथ जो दूसरे थे बोले आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई उनको नहीं आता है तो हम ही तो सिखाएंगे, कौन ग्रेट उनको सर, सिखाएगा? ग्रेट। मतलब एमसीए असेसर ही अगर फॉर्म हाँ, भरे, तो मैंने what उनको else you बताया want? कि आप ये ऐसा गलत भर रहे हैं, इसको इस तरह से भरिए। बिल्कुल सर। मैं शेर कश्मीरी भी गया था श्रीनगर में, वहाँ भी उनका बड़ा था कि वो पीजी डिग्री बांट रहे थे मगर उनकी एमबीबीएस की डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता तो है? वही MBBS recognize नहीं और हाँ, post उनका graduation recognize 100 सीट्स का एमबीबीएस के लिए डी रिकॉग्निशन था और वो सुपर स्पेशलिटी डीएम एमडी सब दे रहे थे। जी। मैं जब वहाँ गया तो मैंने कहा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। जब मैंने उनके फॉर्म देखे सब गलत भरे हुए थे, पूरा मैंने उनका भराया। वहाँ के डायरेक्टर आज भी मेरे को बहुत एहसानमंद है कि साहब आपके आने से हमारे को रिकॉग्निशन। क्योंकि एमसीए का असेसर का जो रेपो होता है और जो पब्लिकली में जो रहता है बड़ा खड़ूस, खूंखार और बड़ा इस टाइप का रहता है। नहीं, मैं तो जहाँ भी गया हूँ मेरे को तो कई जगह लोगों ने पैर पड़े हैं इतने से क्या कि पैर बोले पड़े हाँ, आपके? बोले वाह। इस तरह का नहीं देखा। जयपुर में गया था, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ के, तो अभी तक मेरे को मानते हैं। तो इस अच्छा है, मुझे इसमें लगता है कि आप बड़े लोगों से मिलते हैं, अलग अलग की तरह के जाके देखते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपकी मैडम से आपकी मुलाकात सर कहाँ हुई और कब हुई और कैसे हुई? मैडम आपका पहला क्रश थी क्या सर? पहला है ना आखिरी। मगर हाँ, आज भी जब उन दिनों को याद करते हैं जी, तो बड़ी जी। ताजगी महसूस होती है। एक 673-74 की बात है, मैं इंटर्नशिप में नया नया आया था और मेरा छोटा ब्रदर उसी समय फर्स्ट ईयर में आया था और नमिता उस समय थर्ड ईयर में थी। और मैडम थर्ड ईयर में थी? तो उनको मेरे ब्रदर के लिए बोन सेट चाहिए था, तो कॉमन फ्रेंड के थ्रू से बोन सेट मांगा, तो उसमें थोड़ा जान पहचान हुई। फिर नमिता को लव एंड बेली चाहिए अच्छा, थी, बोन सेट आपने पहले दिया? बोन सेट नमिता ने मेरे ब्रदर को दिया और उससे मैंने मेरे ही थ्रू दिया और फिर उनको खुद लव एंड बेली की ज़रूरत थी। तो उनको आपने लव एंड बेली दी? तो ऐसा मतलब लव होने लग गया, बेली वापस छूट गई। आप जो भी कह सकते हैं, शुरुआत जो थी आपने कहा ईमानदारी से जवाब देना है तो मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। कैंडिड इंटरव्यू, दिस इज अ कैंडिड इंटरव्यू। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग का नटवारा में पीएसएम की पोस्टिंग होती है। तो जुलाई अगस्त का मौसम था, सावन का मौसम, अच्छा रोमांटिक था। सावन का तो रोमांटिक तो हमारे साथी जो थे उन्होंने भी उसको, हमारा दोस्त था जिसको ये मालूम था कि हम लोग मिलते हैं, उसने उसको आगे बढ़ाया। नटवारा आज का नटवारा नहीं है, आज से आप सोचिए करीब 30 साल 35 साल पुराना। लाइट भी नहीं थी सुना वहाँ? लाइट नहीं थी, लालटेन में रहना पड़ता था। यूजुअली बहुत से लोग तो जाते थे और भाग आते थे, जैसा होता है जी। हमारे बैच में करीब 25-30 लोग थे, जिसमें 15-20 लड़कियां, 15 लड़के थे। और हम लोग जब गए वहाँ देखा तो हमने कहा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, बड़ा अच्छा मौसम है, अच्छा है। तो हॉल खुलवाया, वहाँ पे दरी वरी बिछा के सोते थे। बाजू में एक मंदिर था, वहाँ रोज़ शाम को कीर्तन होता था। जी जी। तो वो पहले हम लोग जाते थे कीर्तन पर, वो ढोलक और उनको मंजीरे वालों को बुला लेते थे हम लोग अपना डिनर करने के बाद, और फिर उनके ढोलक पे ही नाच गाना होता था। रात को 12-1 बजे तक चलता था। वी एंजॉयड। अभी भी हमको वो पुराने दिन हमें जब भी याद देख के आते मैडम को और हैं। आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। कॉलेज का इसलिए मैं बड़ा आभारी हूँ कि यहाँ ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही है, साथ में जीवन साथी भी प्राप्त हुआ है, जो कि एक अमूल्य जीवन साथी है। अमूल्य जीवन साथी प्राप्त हुआ और आई ज्ञान एम प्राप्त रियली हुआ। ग्रेटफुल, बिल्कुल, थैंकफुल बिल्कुल। टू दिस कॉलेज। सर, डू यू बिलीव इन गॉड? मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर फिजिशियन बिना भगवान को, ऐसा नहीं हो सकता कि वो भगवान पे विश्वास ना करे, क्योंकि हम लोग हर दिन जीवन और मृत्यु को रोज इतने सामना होता है नज़दीक भगवान से के? देखते हैं जी। कि समझ में आ जाता है। हम सोचते हैं कि ये मरीज़ बिल्कुल ठीक हो रहा है, नेक्स्ट डे राउंड पे आते हैं तो पता लगता है कि रात में उसकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई, या जो हम सोचते हैं कि अब ये तो कल बचेगा ही नहीं, बच गया वो वो। ठीक हो जाता है। बच गया वो। तो देयर इज़ समथिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जो हमारे एफर्ट के अलावा है, और उसको आप चाहे गॉड कह लें, चाहे खुदा कह लें। तो यू बिलीव इन गॉड? डेफिनेटली। और स्पिरिचुअलिटी, आप कुछ योगा करते हैं, कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं सर आप? अब योगा तो खैर आजकल शुरू हो गया है, मगर हाँ थोड़ा फिजिकल Meditation? एक्सरसाइज, मेडिटेशन करीब तो करता ही हूँ, डीप थॉट में जाकर करते हैं, जिससे कि अपने को एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है और जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। अपनी इनर पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। बिलीव इन योरसेल्फ। सर, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है सर आपके जीवन का, चूँकि आप आज शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।
तो सर रिटायरमेंट के बाद आपके प्लान क्या है सर? देखिए, अभी तो कोई बहुत बड़ा प्लान तो बनाया नहीं है, जैसा मौका आएगा वैसा देखेंगे। जी मगर ये तो है कि जैसा आपने खुद ही कहा कि मेरी जो दो मेन हॉबीज़ हैं, एक तो जी। ट्रैवलिंग है, हाँ और मैं भगवान का सही में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे अवसर दिए हैं कि मुझे मजबूरी में भी कह दीजिए ट्रैवल तो करना ही पड़ता है, तो वो तो करूँगा ही। हाँ, टीचिंग मेरा पहला प्यार है, और स्टूडेंट्स के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, तो जहाँ मुझे स्टूडेंट दिखेंगे या बुलाएंगे आप वहाँ मैं वहाँ चले से definitely जाऊँगा। ठीक है सर। तो सर बहुत अच्छा, सर आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। अब इस इंटरव्यू का सर आखिरी एक रैपिड फायर राउंड है, जिसमें आपको क्विकली सर जवाब देना है, यस और नो। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं। योर पैशन टीचिंग और पेशेंट मैनेजमेंट? टीचिंग। टीचिंग, ग्रेट। राजेश तिवारी टू यंग टू बी अ सुपरिटेंडेंट, यस और नो? No, he is No, 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 no. no. So he is not young, you mean? Yeah, he is not young, but he is a good superintendent. Biometric machine, it's a bonus or it's a curse? It's a curse. Dress code for doctors, yes or no? Yes, they They should have. be. They should like, have. like The doctors are the role model in the society, so they have to be always well dressed. best quality in a woman, beauty or brain? Brain. 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 Or with beauty, brain with beauty? Yeah, that will be very good. Very good. MC inspection is always fruitful or irrelevant? No, it's fruitful. I think there should be You a believe in watch. that? There should be a watchdog. Otherwise, who will watch it? There should be a watchdog. Yeah, there So should they be. are serving as a watchdog? They are serving. Okay. Last question. Private medical college versus government medical college? Both are necessary. Both are necessary. Because we are so, our medical doctors' demand is so much that only the government college cannot fulfill it. What is your message to the young doctors and young teachers which are sitting here? I will just tell that medical profession is the noblest of the profession. You are the chosen one by the God that you became a doctor. And so, once in the Harrison also it has been written that the physician has to be the many qualities. He should be academically sound, should be socially aware, and should be very sympathetic to the patient. So all these qualities should be in the doctor, and because you have become a doctor, you should have all these qualities. Okay. You should be honest to your profession, to the patient. And those who are become a teacher, see, there are the only two noblest profession. One is the physician or doctor, and second is the teacher. And those who are becoming medical teacher means they have got both the highest noble profession. So it is a duty of the medical teacher to keep that moral high. If we will remain like that, then this biometric is not needed. That's why I am saying that biometric is a curse for a medical teacher, because if you have to come for biometric, then you are not a medical teacher. ओके सर, आपने रैपिड फायर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दिया है, और क्रिएटिव टीम की तरफ से हमारी डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शनी तिवारी आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे सर। Thank you. डॉक्टर प्रिया, Congratulations, sir. कांग्रेचुलेशन सर। बहुत ही बढ़िया interview बहुत किया। बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ठीक, बैठे सर। थैंक you very much for coming to the studio and giving us your time, and we are really much thankful to you. And from our creative team, our director Dr. Priya Tiwari, and our cameraman Mr. Pankaj, thank you very much. Thank you, Navneet, for conducting such a nice interview. I am really thankful. Thank you. Thank you.